हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 9 अगस्त 2024। और अब टाइम से करेंगे सब कुछ। तो पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है, इसमें कुछ दे रखा है मॉनेटरी पॉलिसी और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल मार्केट्स पे। तो पहले मॉनेटरी पॉलिसी देखते हैं कि ये क्या होता है। बेसिकली ये जो है, ये रेगुलेट करती है हमारे यहाँ आरबीआई। यूजली सेंट्रल बैंक जो होते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, और इसके थ्रू ये क्या करते हैं, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं मार्केट में, ताकि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो इन्फ्लुएंस हो सके कि कम बढ़ सके, कम हो सके। तो बेसिकली क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आरबीआई करता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी हो गई। दूसरा होता है फिस्कल पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू होता है बेसिकली, कि टैक्सेस बढ़ा दिए, कम कर दिए, वो होती है फिस्कल पॉलिसी। ठीक है। अब देखो मार्केट क्या होता है। मार्केट कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे कोई चीज़ बाय और सेल की जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय और सेल होते हैं, जैसे कि स्टॉक हो गया, बॉन्ड हो गया, करेंसीज हो गया। अब ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है मनी मार्केट, आप पढ़ोगे अपने इकोनॉमिक्स में। दूसरा एक मनी मार्केट होता है, दूसरा होता है हमारा कैपिटल मार्केट। अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो 1 साल से कम ई का है टेन्योर उसका, तो उसे बोलते हैं मनी मार्केट। अदरवाइज उसे बोलते हैं कैपिटल मार्केट। ठीक है। तो हुआ क्या है कि ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जापान के सेंट्रल बैंक ने क्या किया है कि वो बहुत सालों से, पिछले ऑलमोस्ट 17 ईयर से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रखा हुआ था, ताकि वहाँ पे लैंडिंग को वो इन्फ्लुएंस कर सके। बट अभी उसने क्या किया है, 0.25 इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दिया है। मतलब ये समझ लो कि जीरो से सिर्फ 2.5% ऊपर ही इंक्रीज़ किया है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत जगह के जो हमारे तो स्टॉक मार्केट हैं वो क्रैश हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इवन किसी कंट्री का जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इट इज़ अफेक्टिंग दी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। यही इसमें बात की गई है आर्टिकल में, कि इवन कोई अगर सिंगल स्टेट भी है वो अपना चेंजेस कर रहा है तो उसका इफेक्ट ग्लोबल पड़ रहा है। क्योंकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा हुआ था, तो क्या होता था कि लोग यहाँ से बोरो करके इससे दूसरी कंट्रीज़ में, जो कि इंटरेस्ट रेट जहाँ ज़्यादा था, वहाँ के एसेट्स में इन्वेस्ट कर देते थे। अब उनको ये लग रहा है कि अब ये जापान की जो सेंट्रल बैंक है ये और इंक्रीज़ करेगा इस चीज़ को, तो अब ये क्या करने लगे हैं, इस एसेट्स को सेल करने लगे हैं, जिसकी वजह से पैनिक क्रिएट हुआ है और स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर रहे हैं कई जगह पे। और इसी चीज़ को, जैसे कि कम रेट में लिया एक जगह से, तो जापान से लिया, तो जापान में येन जो चलती है करेंसी, तो वहाँ से लिया। और दूसरी जगह से जहाँ हाई इंटरेस्ट था वहाँ पे इन्वेस्ट किया था। तो इसको बोलते हैं कैरी ट्रेड। तो इसी का न्यूज़ में चल रहा है, येन कैरी ट्रेड। ठीक है, कि आप इंटरेस्ट रेट जो डिफरेंशियल है, दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उस तरीके की स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट को उसको बोलते हैं येन कैरी ट्रेड। ठीक है, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। और एक टर्म इसमें दिया हुआ था, सहम रूल। सहम रूल क्या होता है, बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट ने दिया था कि किस लिए यूज़ होता है, ये रिसेशन को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। बस इतना ही काम का है कि इतना याद रखो कि सहम रूल इज रिलेटेड टू रिसेशन मेजरमेंट। बस नेक्स्ट चलते हैं। तो हमें पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है बहुत टाइम से। बट एक इंपॉर्टेंट रीजन न्यूज़ में आया है, जैसे कुर्स्क रीजन। ये किसका पार्ट है, ये वेस्ट रशिया का पार्ट है, ये याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए, आयरन के प्रेजेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है कि यूक्रेनियन जो आर्मी है उसने इसमें इनकर्जन किया है, और यहाँ पे एक रशिया का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी प्रेजेंट है। तो यहाँ डैमेज हुआ है कुछ। मैप पे देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो, ये रहा हमारा कुर्स्क रीजन। तो बस याद रखो ये रशिया का, वेस्टर्न एशिया का पार्ट है। बस इतना ही काम का है। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक बॉडी है जिसका नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो है CDSCO। ये एक स्टेटरी बॉडी है, ये रेगुलेट करती है क्लिनिकल ट्रायल्स को। अब इसने क्या बोला है कि कुछ ड्रग्स जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं सर्टेन कंट्रीज़ में। अब देखो इन कंट्रीज़ का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इन्होंने ये बोला है कि ये चेंज होता रहेगा। तो अगर यहाँ पे वो क्लिनिकली अप्रूव हैं तो इंडिया में उनको ईजिली लाया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इंडिया में एक्सेस बढ़ जाएगा। और उन्होंने बोला है कि कुछ कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जो होंगे वो इंडिया के मार्केट में अलाउ हो जाएंगे, जैसे ऑर्फन ड्रग्स हो गए, ऐसे कुछ ड्रग्स हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस CDSCO देख लेते हैं। ये एक स्टेटरी बॉडी है, किसके अंदर, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 का था उसके अंदर। अब देखो इसको हेड करता है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। और ये किसके अंदर आता है, ये आता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर। और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उसके अंदर आया डायरेक्टरेट कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, उस वो है, इसको हेड करता है। ठीक है।
भाई इतना याद रखो, क्लिनिकल ट्रायल ये लोग रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब पहले समझते हैं डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब क्या होता है कि डीएनए का यूज़ करके, डीएनए में कुछ सर्टेन लोकेशंस होती हैं, उनका यूज़ करके एक इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करना। बेसिकली ये फोरेंसिक साइंस में यूज़ होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में। अब देखो होता क्या है कि डीएनए जो होता है वो 99.9% सेम होता है हर इंडिविजुअल में। 0.1% जो है यही डिफरेंट होता है, यही यूज़ होता है। अब इसमें एक लोकेशन होती है जिसको बोलते हैं लोकाई या लोकस, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए का ही एक रिपीटेड सीक्वेंस पर प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। अब हर इंडिविजुअल में इसका जो सीक्वेंस होता है वो सेम होता है, एसटीआर का सीक्वेंस, बट इसका जो नंबर होता है ना वो अलग अलग होता है। नंबर ऑफ रिपीट्स जो होते हैं इसमें एसटीआर में, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स में, वो अलग अलग होते हैं। उसी के बेसिस पे वो इंडिविजुअल आइडेंटिफाई होता है। और हर लोकाई पे दो एलील प्रेजेंट होते हैं, एक फादर के साइड से आता है, एक मदर के साइड से आता है। उसी का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई करते हैं बस। और आर्टिकल में ये लिखा है कि 100% नहीं है, हम वेरीफाई नहीं कर सकते आइडेंटिटी जो है 100% हम इसके थ्रू नहीं बता सकते इंडिविजुअल की, तो ये इतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक, इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। तो एक फंगल इन्फेक्शन बहुत इंडिया में फैल रहा है जिसका नाम है ट्राइकोफाइटन इंडोटिने। ट्राइकोफाइटन इंडोटिने, ये याद रखना है कि ये फंगल इन्फेक्शन है, ये याद रखना है। और ये बहुत रेजिस्टेंट है। रेजिस्टेंट मतलब क्या है कि जो ड्रग्स फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं वो इस पर काम नहीं करते हैं। और ये मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को अफेक्ट कर रहा है और पेशेंट्स को अफेक्ट कर रहा है। और ये हो क्यों रहा है, क्योंकि मिसयूज़ हो रहा है टॉपिकल स्टेरॉइड्स का। अब टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये क्या होते हैं, ये स्टेरॉइड्स होते हैं बेसिकली इन्फ्लेशन कम करने के लिए, स्किन का इन्फ्लेशन हो जाए, ठीक है, और इरिटेशन कम करने के लिए स्किन में यूज़ होते हैं। इसकी मिसयूज़ की वजह से ये काफ़ी स्प्रेड कर रहा है। बस नेक्स्ट चलते हैं। म्यांमार का आपको इशू पता ही होगा, आप आईआर में पढ़ोगे अगर नहीं पता होगा तो, कि वहाँ पे बेसिकली मिलिट्री ने कैप्चर कर लिया है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट प्रोविंस हमेशा न्यूज़ में रहता है, रखीन जो इस प्रोविंस है, तो ये याद रखना है। और यहाँ पे एथनिक ग्रुप कौन सा रहता है, रोहिंग्या, ठीक है। और अगर और कुछ याद रखना है, नहीं इतना ही बहुत है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस आर्टिकल में लिखा है कि कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे, 5 लाख दे सकते हैं टैक्सेस के फॉर्म में यूपीआई के थ्रू। अब इसमें काम का क्या है हमारे लिए, एक चीज़ है डेलीगेटेड पेमेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरा कोई यूपीआई अकाउंट है तो मैं उसका प्राइमरी यूज़र हो गया, ठीक है। लेकिन मान लो कि मेरी स्पाउस है, वो चाहती हैं मेरे लिए पेमेंट करना, तो वो सेकेंडरी यूज़र हुए हुई। तो अगर सेकेंडरी यूज़र किसी प्राइमरी अकाउंट में पेमेंट कर दे तो इसको क्या हो गया, इसको बोलते हैं डेलीगेटेड पेमेंट्स। डेलीगेटेड का मतलब ये होता है कि दूसरे को दे दो, कि दूसरा करे, ठीक है। तो ये फीचर आने वाला है, अभी आया नहीं है। नेक्स्ट बताते हैं। अब देखो चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या होता है। आरबीआई ने बोल दिया कि कंटिन्यू रखो इसको। बेसिकली ये चेक की ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करने के लिए होता है। इतना ही जान लो, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें, पुरानी न्यूज़ है ये। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया था कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग में हमें डीलिंग कर देना चाहिए फ्लूइड इन्फ्लेशन को। तो अब डिस्कस करते हैं कि ये सब टर्म होते क्या है, जैसे कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। तो 2016 के फाइनेंस एक्ट में एक अमेंडमेंट पास हुआ जिसने अमेंड किया आरबीआई एक्ट 1934 को, और एक बॉडी बनी जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। अब ये क्या है, 6 मेंबर की कमेटी है, 3 मेंबर इसमें आरबीआई के होते हैं, 3 गवर्नमेंट के होते हैं, जिसमें जो आरबीआई का गवर्नर होता है वो भी इंक्लूडेड होता है, वही इसका हेड होता है, ठीक है। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात। अब इसका काम क्या है कि इन्फ्लेशन को रखना 2 से 6% के बीच में, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। अगर 6% से ऊपर ब्रीच होता है तो इसको, अगर मान लो 3 कंसेक्यूटिव क्वार्टर तक ब्रीच होता है, मतलब 9 महीने तक, तो फिर रिटर्न में गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि क्यों ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इन्फ्लेशन को, चाहे वो इससे कम हो या ज़्यादा हो, ठीक। अब इन्फ्लेशन समझते हैं क्या होता है। इन्फ्लेशन बेसिकली प्राइस में इंक्रीज हो गया, जनरल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे क्या होता है, लोगों की परचेसिंग पावर हो जाती है वो कम हो जाती है, कि अब उतने ही पैसे में हम लोग कम चीज़ें खरीद पाते हैं। और दूसरा टर्म क्या था कि फूड इन्फ्लेशन। देखो तो हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन जिस चीज़ से मेजर होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कौन रिलीज़ करता है, ये एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रिलीज़ करता है, ठीक है। ये मोस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ये रिलीज़ करता है। ये होता है कंबाइंड, ठीक है। कंबाइंड का मतलब ये रूरल और
अर्बन एरियाज़ को सबको इंक्लूड करता है, और ये डिपेंड करता है एनएसओ के सर्वे के ऊपर। ये होता है हमारा इन्फ्लेशन का मेजर होता है इस तरीके से। अब जो सीपीआई कंबाइंड हमने मेजर किया उसको बोलते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन। और अगर इस हेडलाइन इन्फ्लेशन में से हम जो भी वोलेटाइल चीज़ है, जैसे कि फूड हो गया, फ्यूल हो गया, जिसके प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, उसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा कोर इन्फ्लेशन। ठीक। और इसके अलावा एक मेजर और होता है जिसका नाम होता है कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। फूड प्राइस इंडेक्स, इसमें जैसे एग्स वगैरह आ गए, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, वो सब आ जाती हैं। और ये भी सीपीआई कंबाइंड के अंदर ही होता है। सीपीआई कंबाइंड के अंदर ये चीज़ होती है। ठीक है, ब्रॉडर कंपोनेंट जो है वो सीपीआई कंबाइंड है, उसके अंदर ये एक पार्ट होता है। ठीक, तो इसीलिए इसको बोलते को ये बोला, इसको बोला फूड इन्फ्लेशन। तो अब हमारे आरबीआई गवर्नर ने क्या बोल दिया, इन्होंने बोल दिया कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जो है कि इस फूड इन्फ्लेशन को डीलिंग कर दें, किससे, हमारे जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग कर रहे हैं उसमें से हटा दें, क्योंकि फूड एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया में। ठीक है, इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। तो बस इतना ही काम का था, इससे ज़्यादा कुछ काम का नहीं है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये न्यूज़ क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो कॉफ़ी के जो प्रोडक्शन है उसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। इस वजह से कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए तो इंपॉर्टेंट हो जाती है डिस्कस करने के लिए। तो कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे हुआ। बाबा बुदान करके एक सूफी सेंट थे, उन्होंने यमन से बेसिकली स्मगल किया था इसे, ले गया है कर्नाटका में चंद्रागिरी हिल्स में। ये याद रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी फिर डच ने इसे प्रमोट किया काफ़ी, कल्टीवेशन इसका। तो ये ग्रो किस में होता है, ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है, एंड इवन सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में भी ग्रो होता है। ठीक है, और इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो होता है 15 से 28 डिग्री, हो गया 30 डिग्री तक याद कर लो। रेनफॉल हैवी चाहिए थोड़ी सी, 150 से 250 सेंटीमीटर। और हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। हॉट एंड ह्यूमिड होना चाहिए, बट ये शेड में ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, बगल में ऐसे बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए जाते हैं, उसके शेड में इसे ग्रो किया जाता है। अब इंडिया में कौन कौन सी वैराइटीज़ होती हैं, एक होती है अरेबिका और दूसरी होती है रोबस्टा। अब ऐसे याद कर लो कि जो अरेबिका है, अरब लोग थोड़े अमीर होते हैं तो ये थोड़ी अरोमा में हाई होती है, तो ये थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, बाकी कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, कर्नाटका सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद केरला। 70% जो इंडिया में ग्रो होता है वो कर्नाटका में होता है। और टी से कैसे डिफरेंट है, देखो टी में कैसे प्रोपोगेट करने के लिए ट्री को, उसकी स्टेम कटिंग से भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो, लेकिन कॉफ़ी को इसके सीड्स के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता है। ठीक है, इतना ही का। और एक कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो याद रख लो कि वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये याद रख लो क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है कर्नाटका में बहुत ज़्यादा होता है, तो कर्नाटका में ही है बेंगलोर, तो बेंगलोर ही इसका हेडक्वार्टर है, जो स्टेट इसका कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है। ठीक है, बाकी कुछ काम करनी है, नेक्स्ट चलते हैं।